दोस्तों टाटा ने पंच ईवी की बुकिंग्स को स्टार्ट कर दिया है और टाटा पंच लेने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाटा पंच के पूरे डिजाइन को, ओवरव्यू को और क्या कमाल के फ्यूचरिस्टिक फीचर्स टाटा इसके अंदर लेके आई है वो सब इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, यानी कि अगर आप ईवी व्हीकल लेते हैं तो इसका आपकी जेब पे क्या फर्क पड़ता है और इन्वायरमेंट पे इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन के साथ। टाटा ने इसको मल्टी लेयर डिजाइन में बनाया है। लेयर 1 में इसका प्रोपल्शन सिस्टम और बैटरी पैक रहने वाला है। इसके बैटरी पैक को इस तरह से प्लेस किया गया है कि इसके दो मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक में कम बैटरीज है और दूसरे में ज़्यादा बैटरीज है। और जहाँ प्रोपल्शन इंजन की बात करें तो इसके अंदर अगर मोटर आपको आगे लगाई जाती है तो ये फॉरवर्ड व्हील ड्राइव बन जाती है, अगर मोटर को पीछे लगाते हैं तो ये रियर व्हील ड्राइव बन जाती है, अगर मोटर को आगे पीछे दोनों तरफ लगाया जाता है तो ये ऑल व्हील ड्राइव बन जाएगी। तो इस तरह के 3 ऑप्शन इसकी लेयर 1 आपको प्रोवाइड करती है। इसके अंदर आपको 11 किलोवाट फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इस चार्जिंग ऑप्शन का आप यूज़ करते हो तो टाटा का कहना है कि 10 मिनट के अंदर आप 100 किलोमीटर की रेंज के लगभग चार्जिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। अब लेयर 2 में इसकी चेसी आती है। इसकी चेसी को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसके बेस्ड पे काफ़ी सारी व्हीकल्स फ्यूचर में बनाई जाएंगी। टाटा का कहना है कि आगे आने वाले कुछ सालों में इसी चेसी पे बेस्ड 15+ प्रोडक्ट्स ये लोग बनाने वाले हैं। इस चेसी को इस तरह से बनाया गया है कि यह GNCAP में और BNCAP में 5 स्टार रेटिंग के लिए रेडी है। साथ ही साथ इसमें जो आपको फ्लोर मिलता है वो एकदम फ्लैट रहेगा, जिससे आपका कंफर्ट बढ़ जाता है। जो नॉर्मल गाड़ियों में नीचे एक बल जाता है वो इसमें नहीं आने वाला है, जिससे आपको ज़्यादा कैबिन स्पेस मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें स्टोरेज भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें आगे आपको एक छोटा सा ट्रंक मिल जाता है जिसमें आप अपनी चार्जर वगैरह रख सकते हैं, और पीछे आपको प्रॉपर बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। और जो इसका डिज़ाइन रहने वाला है उसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये थोड़ा रीइंफोर्स भी है, जिससे इसमें ज़्यादा पावर रहेगी, मतलब सेफ्टी के हिसाब से आपको ज़्यादा सेफ्टी मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे रहने वाली है, क्योंकि बैटरी पैक भी नीचे रहेगा और चेसी का मेन जो लोड है वो भी नीचे रहने वाला है। उस वजह से इस व्हीकल की स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब लेयर 3 में इसका चिपसेट और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जाता है, जो इसको एक स्मार्ट व्हीकल बना देगा। वैसे टाटा का कहना है कि ये एडास लेवल 2 कैपेबल व्हीकल रहने वाली है और इसको आगे जाकर एडास लेवल 2+ की भी व्हीकल बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि एडास क्या होता है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें एडास की सारी लेवल्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसी लेयर से आपको बाई डायरेक्शनल चार्जिंग की कैपेबिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, जिसके थ्रू आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, कुछ बैटरीज, हीटर्स वगैरह को, जो आपके लॉन्ग डिस्टेंस के सफ़र जब आप कर रहे होंगे तो आपके पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जिनको आप इसके थ्रू चार्ज कर सकते हो। लेयर 4 में 5G और क्लाउड आर्किटेक्चर की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्लाउड आर्किटेक्चर एक व्हीकल में क्या काम करेगा, ये फ्यूचर में जब सारी व्हीकल्स के अंदर 5G और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाएगा तो व्हीकल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगी, और इस तरह से जो व्हीकल्स होंगी वो ज़्यादा सेफ हो जाएंगी, यानी कि हमारे रोड ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। तो इस तरह की अमेजिंग कैपेबिलिटीज़ टाटा ने पंच को अभी से दे रखी हैं। दोस्तों ये सब था इसके डिज़ाइन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट्स टाटा पंच में आपको मिल जाते हैं, लेकिन मेन जो है वेरिएंट्स वो 2 ही रहने वाले हैं, एक लॉन्ग रेंज ईवी और एक नॉर्मल टाटा पंच। तो लॉन्ग रेंज ईवी को फर्दर आप इसमें 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक एम्पावर्ड प्लस, एम्पावर्ड और एडवेंचर। इसमें फर्दर आपको 2 ऑप्शन और मिल जाएंगे, जो कि हैं सनरूफ और विदाउट सनरूफ। फिर आप फर्दर इसमें 2 ऑप्शन और मिल जाएंगे, जो कि हैं एक 11 किलोवाट का बैटरी पैक वाला चार्जर और दूसरा 3.3 किलोवाट वाला चार्जर। और इसके बाद आपको इसमें 5 कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर नॉर्मल टाटा पंच की बात करें, यानी कि जो लॉन्ग रेंज वाली टाटा पंच नहीं है उसकी बात करें, तो उसके अंदर आपको 5 सब ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि हैं एम्पावर्ड प्लस, एम्पावर्ड, एडवेंचर, स्मार्ट प्लस और स्मार्ट। और इसमें फर्दर आपको फिर एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस के अंदर सनरूफ और विदाउट सनरूफ वाला ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन चार्जिंग का सिर्फ 3.3 किलोवाट वाला ऑप्शन इसके अंदर आता है। और उसके बाद फर्दर आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों इतने सारे वेरिएंट्स इसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए कम्बिनेशन और परमिटेशन लगाने पड़ेंगे। अगर कोई ये सारे कैलकुलेशंस कर पाता है तो कमेंट करके बताना कितने टोटल इसके अंदर वेरिएंट्स आ रहे हैं। टाटा पंच के 5 कलर ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और इनमें से मेरे पर्सनल फेवरेट सीवीड और डेटोना ग्रे हैं।
आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन सा कलर ऑप्शन सबसे अच्छा लगता है। चलिए अभी इसमें वेरिएंट वाइज फीचर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि जो ये वेरिएंट्स आ रहे हैं स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड प्लस, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे नीचे इसमें स्मार्ट आता है, और स्मार्ट के अंदर जो फीचर्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली स्मार्ट प्लस और इससे ऊपर वाले वर्जन्स में मिल जाएंगे। तो स्मार्ट वाला जो है उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, एलईडी हेडलैम्प्स, स्मार्ट डीआरएल्स, 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेबिलिटी जैसे ऑप्शन आपको स्मार्ट के अंदर ही मिल जाते हैं। अगर एडवेंचर की बात करें तो जो आपको स्मार्ट में मिलने वाला है वो सब मिलेगा। उसके एडिशन में आपको फॉग लैंप, क्रूज कंट्रोल और हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। अगर वहीं बात करें एडवेंचर में लॉन्ग रेंज वाले मॉडल की, तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स और सनरूफ मिल जाएगा। अगर एम्पावर्ड की बात करें तो एडवेंचर में जो कुछ आपको मिलने वाला है वो सब एम्पावर्ड में भी मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको R16 के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, एयर प्यूरीफायर मिल जाएगा, ऑटो फोल्ड ORV मिल जाएंगे, 17.78 सेंटीमीटर का बड़ा डिजिटल कॉकपिट मिल जाएगा, SOS फंक्शन आ जाएगा, 26.3 सेंटीमीटर का HD इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जो कि हरमन वाला है। और अगर एम्पावर्ड प्लस की बात करें तो जो एम्पावर्ड में मिल रहा है वो सब तो एम्पावर्ड प्लस में मिलेगा ही। उसके अलावा आपको लेथराइट सीट्स मिल जाएंगी, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल जाएंगी, Arcade.ev ऐप सूट मिल जाएगा और 360 डिग्री सराउंड कैमरा मिल जाएगा। तो ये सब थे ऑप्शंस जो आपको इसके डिफरेंट वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से टाटा पंच ईवी का एक ओवरव्यू, और इसको आप एक तरह का रिव्यू भी मान सकते हैं। तो दोस्तों आगे चल के बात करते हैं कि किन लोगों को ये व्हीकल लेनी चाहिए, यानी कि ईवी व्हीकल किसको लेनी चाहिए और किसको अवॉइड करनी चाहिए, और क्या ये अभी इंडिया में प्रैक्टिकल हैं भी या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके कॉस्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल में पैसे लगाते हैं तो क्या ये पेट्रोल व्हीकल खरीदने से अच्छा होगा या नहीं होगा। चलिए मान लीजिए कि आप एक पेट्रोल व्हीकल लेते हैं जो कि 8 लाख की है, टाटा पंच का ही ऑप्शन ले लेते हैं, और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल अगर लेते हैं, ईवी लेते हैं, तो वो लगभग 12 लाख की आपको पड़ेगी, यानी कि इनके अंदर मोटा मोटी 4 लाख का डिफरेंस है। अब अगर आप गूगल पे सर्च करें कि एक ईवी को रन करने में, नेक्सन जैसी ईवी को रन करने में आपको कितनी कॉस्ट आती है, तो वो दिखाता है कि आपको 60 पैसे की कॉस्ट आती है। वहीं पेट्रोल व्हीकल को 1 किलोमीटर रन करने के लिए आपको 5 रुपये की कॉस्ट आती है। तो कॉस्ट में तो काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन पहले ही आप 4 लाख रुपए फालतू दे रहे हैं। तो अगर कैलकुलेट करें, अगर आप एक व्हीकल को 1 लाख किलोमीटर चलाते हैं तो पेट्रोल व्हीकल को चलाने में तो आपके 5 लाख रुपए खर्च होंगे पेट्रोल में लगभग, और अगर वही आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाते हैं 1 लाख, तो आपके लगभग 60,000 रुपये खर्च होंगे। तो इस तरह से अगर 1 लाख आप चला पाते हो तो आप 4 लाख की कॉस्ट को अपना कंपनसेट कर लेते हो। लेकिन फिर हम भूल जाते हैं मनी की, टाइम वैल्यू की। अगर आप ये 1 लाख किलोमीटर 10 साल में चलाते हैं तो उस तरह तो 4 लाख का 8 लाख या 12 लाख हो जाना चाहिए था। तो अगर आप ज़्यादा रनिंग है आपकी, तब तो आप अपना जो कॉस्ट है, जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, उसको रिकवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी रनिंग कम है और आप 1 महीने में थोड़ा ही व्हीकल चलाते हैं, तो आप इसको कभी भी कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप इन्वायरमेंट के लिए तो फ़ायदा कर ही रहे हैं, क्योंकि आप जिस भी सिटी में ईवी चला रहे होंगे वहाँ पे आप कम पोल्यूशन कर रहे होंगे। वैसे इस पे भी एक बात याद आती है कि बहुत सी बातें चल रही हैं कि ईवी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में ज़्यादातर कोल से बनाई जाती है। तो उस बात को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडिया में अभी 40% के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा रही है, यानी कि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, लेकिन 60% कोल से बनाई जा रही है। फ्यूचर में धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी का जो पार्ट है वो बढ़ता जाएगा और कोल पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम होती जाएगी, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। अभी माना जाता है कि कोल से ही इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पहुंचाने में या फिर वहां पहुंचाने में जहां से आप अपनी गाड़ी चार्ज करेंगे, उसमें वर्चुअली कोई पोल्यूशन नहीं होता है। जबकि पेट्रोल को आप तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट में काफ़ी पोल्यूशन होता है, साथ ही साथ पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने में भी काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो इस तरह से अगर एनालाइज किया जाए तो ईवी चलाने से थोड़ा तो पोल्यूशन कम होता ही है। ईवी खरीदने का अच्छा पॉइंट ये भी है कि इसमें आपको बहुत कम जीएसटी दिया जाता है, और कुछ कुछ जगह पे तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बिल्कुल वेव कर रखी है, और है भी तो बहुत कम है। और वहीं अगर आप पेट्रोल व्हीकल्स या डीजल व्हीकल्स खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको 20% से लेकर 50% तक जीएसटी देनी पड़ती है, और उसके बाद लगभग 7% की आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देनी पड़ती है। इस तरह से ईवी में आप जितना पैसा लगाते हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू आपको मिलती है, जबकि पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स में आपको बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता है।
तो इस तरह से भी अगर आप अपने पैसे की वैल्यू सही चीज़ में डालना चाहते हैं तो ईवी खरीदने में फ़ायदा है। साथ ही साथ इनकी एज भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पेट्रोल व्हीकल्स और डीजल व्हीकल्स को 10 साल या 15 साल का एक डेडलाइन दे रखा है, उतने ही सालों तक आप चला सकते हो। लेकिन ईवीज़ के बारे में अभी तक ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है, और शायद जैसे अगर फ्यूचर में ईवीज़ की बैटरीज़ वगैरह डेड हो जाती हैं, तो हो सकता है कि वो ईज़िली रिप्लेस हो जाएँ और आपकी व्हीकल बिल्कुल नई जैसी बन जाए। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ज़्यादा भी रन करेंगे तो हो सकता है अपनी कॉस्ट भी वसूल कर लें, और आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने के बारे में। लेकिन फिर बात आती है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि मैंने सर्च किया है टाटा की ही वेबसाइट पे, देखा जाए तो मुंबई में आपको 30 से 35 के लगभग बस चार्जिंग स्टेशंस मिलते हैं, और वहीं दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे भी 20 से 25 के आसपास चार्जिंग स्टेशंस हैं। और अगर टीयर 2 सिटीज़ की बात करें, जैसे कि फरीदाबाद है, नोएडा है, उनमें अभी तक कोई चार्जिंग स्टेशंस नहीं बनाए गए हैं। तो अगर आपके घर से आपको जाना है और वापस घर आना है, यानी कि दिन की अगर 100-200 किलोमीटर की ही रनिंग है, तब तो ठीक है, आप अपने घर पे इसको चार्ज कर लेंगे। तो इस तरह से ईवी को रन करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। वैसे ब्राइट साइड ये है कि गवर्नमेंट भी और कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। अभी अभी बहुत से प्राइवेट प्लेयर हैं जिनको गवर्नमेंट ने ही कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में आने वाले 4-5 सालों में काफ़ी चार्जिंग स्टेशंस आपको मिल जाएं, और जिस दिन बड़े बड़े होटल्स में, पार्किंग लॉट्स में, पेट्रोल पंप्स पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह के आसपास आपको चार्जिंग स्टेशंस दिए जाएंगे, चार्जिंग की सुविधाएं मिल जाएंगी, उस टाइम पे ईवीज़ को चलाना और ईवीज़ को मेंटेन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो टाटा पंच को और साथ ही साथ ईवीज़ की प्रैक्टिकलिटी को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।